नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रावत मैंशन में दूसरी ओर रावत मैंशन के हाल कुछ खास ठीक नहीं थे। रावत मैंशन में काफी अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि अचानक ही मीनल देवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उन्हें वेंटिलेशन पर रखा गया। रात को ही राजवीर रावत और सीमा रावत मैंशन चले गए। बट के फोन आने पर हर कोई वहां परेशान था। मीनल देवी ने जिद पकड़ ली थी कि वह हर्षवर्धन को एक बार मिलना चाहती है। बहुत ज्यादा समझाने के बाद भी उन्होंने एक नहीं सुनी, यहाँ तक कि वह खुद का इलाज भी नहीं करवाना चाहती थी। और वहां पर जो डॉक्टर खड़े थे वह भी बार बार मिलन देवी को मना रहे थे। आखिरकार थक हार कर डॉक्टर ने अपना रुख राजवीर रावत की ओर कर दिया। वो राजवीर रावत को समझाते हुए बोले, आपको मिसेज रावत को समझना चाहिए, उनकी हालत ठीक नहीं है। इतनी उम्र के बाद भी इतना स्ट्रेस और चिंता नहीं करनी चाहिए, और इतनी जिद तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अभी उनका इलाज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वह और बीमार हो गए तो शायद हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी और हम उन्हें बाद में बचा नहीं पाएंगे। अब उन्हें जो भी चाहिए वह दे दीजिए ताकि वह इलाज करवाने के लिए मान जाए। ये कहते हुए डॉक्टर दयाभरी नजरों से राजवीर रावत को देखते हैं। वही राजवीर रावत भी अपनी मां की जिद की वजह से परेशान था। उसने कई बार अपनी मां को मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां एक बात पर ऐठ चुकी थी। वह हर हालत में हर्षवर्धन को अपने सामने चाहती थी, और उसके साथ साथ अनाया को भी। वह क्या सोच रही थी इस बारे में तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन जैसे उनके तेवर थे और जैसे उनकी जरूरत थी, उन्हें देखकर साफ साफ लग रहा था कि उन्हें हर्षवर्धन से कुछ अच्छा तो नहीं चाहिए। और अभी सबसे बड़ी बात तो यही थी कि हर्षवर्धन अनाया को लेकर यहाँ कभी नहीं आएगा। पहले की बात अलग थी। अभी अनाया प्रेग्नेंट थी और वह खुद भी नहीं चाहते थे कि अनाया यहाँ आए। उसने काफी वक्त पहले ही अनाया को अपनी बेटी मान लिया था। एक बार के लिए वह हर्षवर्धन को मुसीबत में छोड़ सकता था, लेकिन अनाया को नहीं। अनाया उनकी जिंदगी में काफी अहमियत रखती थी और वह जानता था कि उसकी माँ कुछ अच्छा तो अनाया को बिल्कुल नहीं कहेगी, और प्रेगनेंसी की हालत में अनाया के लिए ये सब कुछ सुनना अच्छा नहीं है। वह चाहते थे कि अनाया खुश रहे, इसीलिए उसने अब तक हर्षवर्धन से बात नहीं की थी। लेकिन बटलर पहले ही हर्षवर्धन को फोन कर चुका था और पूरी बात समझ चुका था। ये बात भी मीनल देवी के कहने पर ही हुई थी। वही बटलर को इन्फॉर्म करता हुआ देखकर राजीव रावत कड़क आवाज में बोला, लगता है मैंने जो कहा वह आपके कान में नहीं पड़ा। मैंने साफ साफ कहा था कि कोई भी हर्षवर्धन को फोन नहीं करेगा। वही राजवीर रावत का इतना खतरनाक अंदाज देखकर एक पल के लिए बटलर डर गया। जाहिर सी बात है, उन्होंने राजवीर को हमेशा विनम्र देखा था। वह तो उन्हें रिस्पेक्ट भी दे रहा था, क्योंकि वह उसकी मां का ध्यान रखता था। लेकिन पहली बार राजवीर ने इस तरह से बिहेव किया था। बटलर थोड़ा डरी हुई आवाज में बोला, नहीं बड़े मालिक, वह तो मालकिन बीमार है, इसीलिए इतना बोलकर वह खामोश हो गया। ये कहते हुए वह नजरें चुरा रहा था। वह दिल से जानता था कि यह सब कुछ मीनल देवी की चाल थी। वही राजवीर नाराज आवाज में अपनी माँ को कमरे में देखते हुए बोला, हर चीज की एक हद होती है माँ, इतनी जिद भी अच्छी नहीं है। अच्छा होगा आप इलाज करवा लीजिए। इतना बोलकर वह बाहर चला गया। वह सच में सबसे थक चुका था। उसे एक सुकून भरी और आराम भरी जिंदगी चाहिए थी, अपने बीवी और बच्चों के साथ। लेकिन उसकी माँ की अलग ही जिद थी। उसे लगा था वापस लौटने के बाद वह एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे अपने बेटे और उसके बच्चों के साथ। वह अभी हॉल में बैठे ही थे, तभी हर्षवर्धन वहां पहुंच गया। हर्षवर्धन पिछले कुछ वक्त से अपनी दादी की हरकतों पर नजर रख रहा था। वह जानता था कि वह अभी शांत है, लेकिन बहुत जल्द वह सामने आएगी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उन्होंने अपनी छोटी छोटी चालें वापस शुरू कर दी। जैसे ही हर्षवर्धन वहां पहुंचा, बटा उन्हें ग्रिट करते हुए बोला, अच्छा हुआ छोटे मालिक आप आ गए। मालकिन 2 दिन से बीमार है, वह बस आपसे मिलना चाहती है। उन्होंने तो इलाज करवाने से भी मना कर दिया। वही बटलर की चापलूसी सुनकर हर्षवर्धन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वह कठोर चेहरे से सीधे ही अपनी दादी के कमरे की ओर बढ़ गया। वही हर्षवर्धन को सीधे ही अपनी मां के कमरे में जाता हुआ देखकर राजवीर रावत को थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि उन दोनों की ही अपनी अपनी जिद थी। वह दोनों गुस्सैल थे, इसीलिए वह नहीं चाहते थे कि उनकी माँ और बेटा आपस में लड़े, तो वह भी पीछे पीछे चले गए।
जैसे ही मीनल देवी ने हर्षवर्धन को देखा, वह धीमी दर्द भरी आवाज में बोली, तुम आ गए। मैं तुम्हें कल से बुला रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। ये सुनकर हर्षवर्धन बिना इमोशन के बोला, क्या बात है दादी माँ, आपको क्या जरूरी काम था? आप मुझे फोन पर बता सकती थी। इस तरह से इलाज न करवाने का क्या मतलब है? ये सुनकर मिलन देवी बोली, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। जब तक तुम हामी नहीं भरते, तब तक मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। ये सुनकर हर्षवर्धन समझ गया कि उसकी दादी क्या चाहती है। हर्षवर्धन अपनी कठोर आवाज में बोला, अगर आपको कुछ चाहिए तो सिर्फ बोलिए, मैं आपको ला दूंगा, लेकिन यह मेरी बीवी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। वही यह सुनकर मीनल देवी की आंखें कठोर हो गई। वह दर्द भरी आवाज में बोली, क्या आप वह कल की आई हुई लड़की तुम्हारी दादी से भी ज्यादा महत्व रखती है तुम्हारी जिंदगी में? ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, आपने बताया नहीं, आपको क्या चाहिए? हर्षवर्धन बहस के मूड में नहीं था। वह अपनी बीवी को अकेला छोड़कर आया था और उसे वापस जल्द से जल्द उसके पास जाना था। मीनल देवी नाराज आवाज में बोली, अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करो। मैंने तुम्हारे लिए लड़की पहले ही पसंद कर ली है, तुम्हें बस शादी करनी है। ये सुनकर हर्षवर्धन की मुठिया कस गई। वहीं पीछे दरवाजे के पास खड़े हुए राजवीर रावत का चेहरा भी कठोर हो गया। सच में उसकी माँ बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही थी। हर्षवर्धन अपनी खतरनाक आवाज में बोला, दादी माँ शायद आप भूल रही हैं, मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनकर मिलन देवी हंसते हुए बोली, तो क्या हुआ, तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम उसे डाइवोर्स भी दे सकते हो। इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। पिछली बार भी तुमने बात को काट दिया था, इस बार तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तुम मेरे पोते हो, तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते। इतना बोलकर वह जोर जोर से खांसने लगी। डॉक्टर भी तुरंत उसके पास आया और उन्हें एक इंजेक्शन लगाते हुए बोला, मैडम शांत हो जाए, गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं है, अभी आपको जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए। मिलन देवी उस डॉक्टर को दूध धकेलते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, जब तक हर्षवर्धन मेरी बात नहीं मानेगा मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। इतना बोलकर वह हर्षवर्धन को देखते हुए आगे बोली, और रही बात इस लड़की की, तो तुम चाहो तो उसे अपने पास रख सकते हो, लेकिन दुनिया से छुपा कर। लेकिन तुम्हें शादी तो इस लड़की से करनी होगी जिससे मैं कहूंगी। ये कहते हुए वह वापस खांसने लगी। वही हर्षवर्धन जिसने अपनी मुठिया गुस्से से कस ली थी, उसका चेहरा अभी भी भावहीन था। अगर सच में सामने लेटी हुई औरत उसकी दादी नहीं होती तो वह खुद अपने हाथों से उसे मार देता। हर्षवर्धन पीछे मुड़ता है और अपनी कड़क आवाज में बोला, दादी माँ आपकी उम्र बढ़ रही है, आपको इलाज करवा लेना चाहिए और मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वह उनकी कोई भी बात सुने बिना बाहर जाने लगा। पीछे से मीनल देवी गुस्से में बोली, तुम जा कहाँ रहे हो? तुमने मेरी बात नहीं सुनी, जैसा कहा है वैसा करो, वरना दुनिया तुम्हें निर्दय खाएगी। तुम्हारी वजह से मैं मर सकती हूँ। ये कहते हुए वह जोर जोर से खांसने लगी। वही राजवीर रावत भी अपनी माँ को देख रहा था। वह डॉक्टर को देखकर बोला, तुम ट्रीटमेंट करो, और बाद में वह हर्षवर्धन के पीछे चला गया। हर्षवर्धन बिना रुके तेज कदमों से बाहर जा रहा था। उसे अपने गुस्से को शांत करना था। जैसे ही वह अपनी कार के पास पहुंचा, राजवीर रावत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वही हर्षवर्धन अपनी मुठिया कसते हुए बोला, क्या बात है डैड, साफ साफ बताए। राजवीर रावत बिना भाव के बोला, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्से में कुछ ऐसा मत करना जिसे तुम्हें पछताना पड़े। ये सुनकर हर्षवर्धन अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों को अपने पिता की ओर करते हुए बोला, अफसोस की बात है डैड, जो मेरी बीवी के खिलाफ बकवास कर रही है वह मेरी दादी माँ है और मैं उन्हें छू नहीं सकता। वरना आपको क्या लगता है, अगर यह कोई और होता तो क्या अब तक जिंदा होता? ये कहते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। राजवीर रावत को भी एक पल के लिए अपने बेटे से डर लगने लगा। वह एक कदम पीछे हटते हुए बोला, शांत हो जाओ हर्षवर्धन, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, डैड मुझे नहीं पता कि आप अपनी मॉम को कैसे समझाते हैं या फिर उनसे किस तरह से बात करते हैं, लेकिन अगली बार मुझे उनकी बकवास नहीं सुनी है, खास करके अपनी बीवी के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। आपको जो करना है वह करिए, लेकिन उसे मेरे मामलों से दूर रखें। मैं नहीं चाहता कि अनाया ये सब कुछ सुने, उसके लिए अभी खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना बोलकर वह कार में बैठा और तुरंत वहां से निकल गया।
उसके पीछे कई सारे गार्ड की कार भी निकल गई। राजवीर रावत अपने बेटे को जाते हुए देखते रहे। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ से कैसे बात करे। वह जानता था कि उसकी माँ गलत थी, और अगर हर्षवर्धन खुद भी अनाया को छोड़ना चाहेगा तो राजवीर रावत उसे छोड़ने नहीं देगा। उन दोनों का डाइवोर्स तभी हो सकता है जब अनाया ये चाहेगी। तब तक राजवीर रावत हमेशा ही अनाया के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि वह अपनी माँ की जीत के आगे कैसे टिकेगा। वही कमरे के अंदर मीनल देवी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने गुस्से में सभी डॉक्टरों को बाहर जाने को कह दिया था। अब कमरे में सिर्फ बटलर था जो सर झुकाए हुए वहां खड़ा था। मीनल देवी गुस्से में बोली, ये लड़का बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। उसे पता नहीं है कि किसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की। ये सुनकर बटलर भी थोड़ा नाराज आवाज में बोला, मालकिन मुझे लगता है ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। आपको उसे रास्ते से हटाने के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर मीनल देवी गुस्से में बोली, लेकिन अभी हम उसे छू नहीं सकते। वह हर्षवर्धन के प्रोटेक्शन में होगी। फिर वह बटलर की ओर देखकर बोली, जाओ जाकर अगली चाल की तैयारी करो। मैं भी देखती हूँ कब तक वो मेरी बात नहीं मानता। उसे हर हालत में मेरी बात माननी होगी, चाहे वह अभी मान ले या फिर बाद में। ये सुनकर बटलर थोड़ी चिंतित आवाज में बोला, मालकिन क्या हमें इसमें उसका भी इस्तेमाल करना है? ये सुनकर मीनल देवी खतरनाक आवाज में बोली, बिल्कुल, उसे मेरी बात हर हालत में माननी होगी। जाओ जाकर उसे इन्फॉर्म करो। बटलर भी सर झुकाते हुए बाहर चला गया। मीनल देवी की ऑर्डर फॉलो करने के लगा। क्या मीनल देवी की चाल होगी कामयाब? और क्या होगा जब अनाया को इस बारे में पता चलेगा? और कौन है वो खुफिया इंसान? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।